क्लास आज हम शुरू करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता चल चुका है, एटम जो है वो अब पूरे साइंटिस्ट को पता चल चुका था कि एटम इंडिविजिबल जो माना गया था वो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिनकी खोज हो चुकी थी। तो अब साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम थी क्या, कि वो एटम कैसे स्टेबल है, इस तरीके को कैसे समझाया जाए, कि ऐसा कौन सा मॉडल दिया जाए जो एटम की स्टेबिलिटी समझाए, वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए। इसका मतलब उनका बिहेवियर का मतलब होता है वो कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे, कितना कंपाउंड बनाएंगे, किसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे कैसे कंबाइन करते हैं वो, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कितना रिएक्टिव होगा, कितना नहीं होगा। और फिर डिफरेंट जो उनके काइंड्स के ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके डिफरेंट एटम्स के मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है वो तो सेम एटम से मिलके बना है, जो NO2 है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना है। तो ये जो एटम है ये कैसे कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसे एक्सप्लेन करना था उन्हें। और उससे आगे भी जो था वो था जो उनका रेडिएशंस इमिट और एब्जॉर्ब करते हैं। देखो जो मैटर होता है कोई भी, तो उनका ओरिजिन पता करना था कि जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं एटम्स के द्वारा या इमिट होती हैं, तो वो कैसे इमिट होती हैं, कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सब जो रीज़न थे, ये एक साइंटिस्ट को मॉडल देने के लिए एक तरीके से इंस्पायर कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो हम आते हैं सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पे। ये मॉडल आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या था इसके अंदर, इसको पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो पुडिंग पुडिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप हलवा समझ लो, मीठी चीज़ होती है। तो पुडिंग के अंदर हम किशमिश डालते हैं ना, उसी तरीके से। तो प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग का मतलब, रेजिन मतलब किशमिश, पुडिंग मतलब वो हलवा। तो तुम हलवे में किशमिश डालते तो कैसे डालते, हलवा बनाया, ऊपर से डाल दी, कहीं पर किशमिश होगी कहीं पर किशमिश नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिया। उसने ये बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा, मान लो ये हमारे उसका मॉडल उसने बताया है जो, कि ये कोई एटम है तो उसके अंदर जो ये पूरा है, जैसे जो हलवा है इसके अंदर जो पूरा हलवा है वो पॉजिटिव स्फीयर है, और जो कहीं कहीं पर किशमिश आ रही है ना, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव स्फीयर तो पूरा फैला हुआ है और जो किशमिश हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम वाटरमेलन मॉडल बोलें तो आपने कभी तरबूज तो खाया ही होगा। तरबूज के अंदर जो लाल पोर्शन होता है ना, जो रेड कलर का जो आपको मीठा खाने का पोर्शन होता है, वो उसने माना कि वो कैसा है, वो पॉजिटिव स्फीयर है। और जो उसके अंदर बीज होते हैं काले कलर के दिखाई दिए होंगे आपको, तो वो जो होते हैं वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माने गए थे। ठीक है, ये जो मॉडल था इसीलिए इसका नाम जो है वो है प्लम पुडिंग, कि पुडिंग के अंदर, हलवे के अंदर कोई प्लम डालता है, कोई रेजिन डालता है, या वो मॉडल, या वाटरमेलन जैसा है तो वाटरमेलन मॉडल बोला गया। तो इसके अंदर ये बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड हैं जैसे उसके अंदर किशमिश होती है पुडिंग के अंदर, या बीज होते हैं वाटरमेलन के अंदर। और उन्होंने बताया कि क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस आपस में साथ रह रहे हैं, तो इनके बीच में कौन सी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इस वजह से मॉलिक्यूल जो है वो सॉरी एटम जो है वो स्टेबल मान लिया गया। लेकिन ये जो पूरा माना गया, ये इस बात से तो बता दिया कि मास जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्होंने ये क्या बोला है कि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे के ऊपर था ना, और प्रोटॉन के पास ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और ध्यान करो प्रोटॉन के पास ही मास होता है और न्यूट्रॉन के पास होता है। इसने न्यूट्रॉन का तो जिक्र ही नहीं किया था। दूसरा, इसने ये बोला कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बोला कि ये अगर मॉडल है तो हलवा बनाया था ना उसने, तो इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि सारे में हलवा है, इसका मतलब सारे में पॉजिटिव स्फीयर है। और पॉजिटिव स्फीयर इसका मतलब जो उसका एटम का मास है वो सारे में फैला हुआ है। ऐसा तो नहीं होगा ना कढ़ाई में हमने हलवा रख रखा है तो एक साइड में इकट्ठा हो जाए और एक साइड में खाली रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो है इसका मतलब है कि सारा मास इसके अंदर अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, थोड़े दिन तक इसको माना गया, जब तक, क्योंकि माना जब जाता है जब तक कोई उसका विरोधी ना आ जाए।
तो ये माना गया कि ये ठीक चल रहा है, थॉमसन मॉडल ही ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो हो गए अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई, और मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद ये थॉमसन मॉडल बिल्कुल नकार दिया गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने रदरफोर्ड ने, उससे पहले रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था उनका मतलब क्या होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, वो एलिमेंट होते हैं जो अपने आप कोई ना कोई रेडिएशंस निकालते रहते हैं, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं होता। क्या बोला मैंने कि ये साइंटिस्ट हुए थे हेनरी बैकरेल, इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और इन्होंने ही बताया था कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इमिट करते हैं रेडिएशन, अपने आप करते रहते हैं, इसे रेडियो एक्टिव बोलते हैं और रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, और इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव बोलते हैं। उसके बाद मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड, इन सब ने इस बात को देखा कि अलग अलग टाइप की रेज निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड जी ने लिया था वो अल्फा रेज के लिया था। यहाँ पर जो अल्फा रेज होती हैं वो एक बार पहले भी शायद आपके आया था कि उसके ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 उसके ऊपर मास होता है, ये अल्फा रेज होती हैं। अब जो आपको बताया गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है और रेडिएशंस निकाल रहे हैं, तो ऐसा ही उन्होंने एक एलिमेंट लिया रेडियम, और रेडियम को उन्होंने छुपा के रखा है। देखो छोटा सा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अगर, तो यहाँ पे ये रेडियम रखा है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक डॉट सी दिखाई दे रही है ना आपको, तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पर क्या रखा था, रेडियम, और रेडियम से कौन सी रेज निकल रही हैं, अल्फा रेज। ये अल्फा रेज यहाँ पर बाहर निकल रही हैं, और देखो यहाँ से बिल्कुल एक छोटा सा होल है, यहाँ से ये पास होके आ गई, तो मतलब थोड़ी सी मतलब बिल्कुल छन के आई एक तरीके से, मतलब थोड़ी सी मात्रा में। अब वहाँ पर उन्होंने क्या रखा है, यहाँ पर रदरफोर्ड ने रखा था गोल्ड की पतली सी, बहुत पतली गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जो होती है, जब यहाँ पर इन अल्फा रेज को मतलब स्कैटर, मतलब सॉरी टकरवाया गया, मतलब ठीक है ना, हिट करवाया गया, स्ट्राइक करवाया गया, तो यहाँ पर जो है बेटा ये फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई है। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब तुम ये समझ लो कि जहाँ पर भी अब आवाज़ वो टकराएगी वहाँ पर सिंटिलेशन होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी, या एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर उस प्लेट पे कोई आके टकराई है चीज़। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर जब इस अल्फा रेज को यहाँ इस गोल्ड फॉइल के ऊपर टकरवाया गया, तो क्या हुआ, 99.9% सीधी चली गई। 99.9% अगर किसी में से सामने से सीधा चला जाए, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, खाली पड़ी है, अंदर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर स्पेस जो है, क्योंकि 99.9% जो है वो क्या चली गई, वो सीधी चली गई। इसका मतलब उस एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। फिर कुछ रेडिएशन जो है हल्के से एंगल से डेविएट हुई, हल्का सा एंगल देखो, कुछ रेडिएशन जो है हल्के से डेविएट होके आई हैं। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बहुत कम रेडिएशन उस से बाहर, मतलब बाहर होके गई है ना, टेढ़ी होके। देखो जैसे मान लो अगर इस एटम के अंदर भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर भी अगर पॉजिटिव होगा, है थोड़ी छोटी मात्रा में, क्योंकि 99.9% तो दिखाई नहीं दिया वो पॉजिटिव, लेकिन जिनको दिखाई दिया वो थोड़ी सी क्या हो गई, वो थोड़ी सी डेविएट होके चली गई। इसका मतलब एक पॉजिटिव बॉडी है अंदर, लेकिन वो बहुत 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 छोटी है। तो जब वो पॉजिटिव उस पॉजिटिव से पास में आया, तो उसने उसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। इस वजह से कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तीसरा जो था बहुत बहुत कम, मतलब तुम लगा लो 20,000 में कोई एक रे जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन पे आई, ये लगभग 180 डिग्री पे। देखो अब ऐसा डिफ्लेक्शन कब आता है, ये बताओ आप। कभी आपने दीवार पे चौक मार के देखा होगा, आ जाता है ना वापस, पीछे की साइड आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि दीवार जो है बहुत 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 भारी है उसके कंपैरिजन में, वो बेचारा हल्का सा है।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भारी चीज़ से कोई हल्की चीज़ टकराएगी तो वो वापस आ जाएगी। यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इतने 20,000 में एक वापस आई है 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके, इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है, जो वो चीज़ है, जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मास कंसंट्रेटेड है, इसी वजह से वो भारी है। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर स्पेस एटम का जो है वो खाली पड़ा है, और थोड़ा सा स्पेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो एक बार हम कंक्लूजन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है, ज़्यादातर क्या गई थी, डिफ्लेक्ट गई थी। ये हमने बताया था 99.9% जो है वो क्या चली गई थी, डिफ्लेक्ट, सीधी बिना कोई रुकावट के अनडिफ्लेक्टेड चली गई थी। थोड़ी सी स्मॉल फ्रैक्शन में जो अल्फा रेज थी वो डिफ्लेक्शन दिखाई थी हल्के से एंगल से, जो ये वाली थी, ठीक है। लेकिन 20,000 में जो एक थी वो कहाँ आई थी, वो 180 डिग्री पे आई थी। तो इस बेसिस पे उसने कंक्लूजन क्या निकाला, सबसे पहला, क्योंकि ज़्यादातर स्पेस जो है वो खाली है क्योंकि वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई थी, तो ये कंक्लूजन निकाला। दूसरा, कुछ जो है वो देखो अब यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एटम्स दिखाए हैं, जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं ना, ये एटम्स हैं। अब ध्यान से देखो, ज़्यादातर जो अनडिफ्लेक्टेड गई थी वो सीधी गई हुई है, ये वाली जो ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी एरो सीधी आई हैं। जो सीधी आई हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो उस जगह से सीधा गुजर के आ गई, एटम का स्पेस ज़्यादातर खाली पड़ा है। लेकिन इस ब्लू वाले के अंदर जो आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है वो है न्यूक्लियस। तो एक आधी जो उस पॉजिटिव के पास गई, जैसे ये वाली गई, ये वाली गई, तो ये इस पॉजिटिव के पास आई यहाँ पर, तो ये हल्का सा क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन कोई एग्जैक्ट उसके ऊपर टक्कर मार के आई है तो वो क्या आ गई, वो वापस आ गई, वो 20,000 में एक थी, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से हल्का सा डिफ्लेक्शन आया था। और जब पूरा डिफ्लेक्शन आया था इसका मतलब क्या हो गया था कि सारा मास जो है उसके ऊपर कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला और अपना मॉडल दिया, जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है वो एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब सारे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स है तो मास तो साथ में है ही, ठीक है ना, वो वहाँ पर रहते हैं। मास न्यूट्रॉन में भी होता है, तो न्यूट्रॉन भी कहाँ रहेगा, उस न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और जो भी मास है वो सारा कहाँ कंसंट्रेटेड है, वो न्यूक्लियस में है। और उसके बाद ज़्यादातर स्पेस जो है वो खाली पड़ा है, तो उन्होंने बोला कि ये सर्कुलर पाथ्स हैं ऑर्बिट्स की तरह पे, और ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई वो क्या बोलते हैं, सो प्लेनेट चक्कर लगाता है ना, ग्रह चक्कर लगाता है सूरज के चारों तरफ। जैसे ये मान लो ये हमारा सूरज है, ये हमने मान लिया, ये न्यूक्लियस मैंने पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये बताया है कि एटम का सारा न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है, तो ये सूरज हो गया। और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन चक्कर लगा रहे हैं, तो जैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं प्रोटॉन के चारों तरफ। ये उसने बात बनाई और उनको बोल दिया उन्होंने ऑर्बिट्स। और क्यों उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये दोनों आपस में कौन सी फोर्सेस रख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से ये एटम स्टेबल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमने दो मॉडल कर लिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दोनों मॉडल के पोस्टुलेट आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, ये रह गया होगा, अगर थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्यों डिस्कार्ड कर दिया, स्कैटरिंग ने ऐसा क्या कर दिया, देखो स्कैटरिंग ने ये बताया कि जो मास है ना वो तो ये पूरा एटम तो खाली पड़ा, मास तो सिर्फ इतने हिस्से में। अगर पुडिंग होता तो सारे में बराबर आता ना, लेकिन पुडिंग नहीं है ना। थॉमसन मॉडल ने तो क्या बोला था, सारे में मास फैला हुआ है। अब सारे में फैलता तो सारी रिएक्शन सेम होती, सारी जो रेज आती वो तो सेम आती, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप की रेज आई है। इसका मतलब उसने क्या बोला कि मास सारे में नहीं है, मास तो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर है। तो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से थॉमसन मॉडल को बहुत बड़ा झटका लगा और उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। थैंक यू क्लास।